तो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आवाज आ रही होगी आप सभी को। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग मॉडर्न थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न को मॉडर्न क्यों कहा जाता है? सूट पैंट पहन करके ये थियरीज आई थी। जो वैज्ञानिक थे क्या वो सूट वगैरह पहनते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। चार्ल्स डार्विन के आसपास की जितनी थियरीज आई हैं, चार्ल्स डार्विन के आसपास जो थियरीज दी गई उसको हम लोग मॉडर्न थियरीज कहते हैं। क्यों मॉडर्न कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक तथ्य थे। वह लोग इस बात को स्वीकार करते थे कि जेनेटिक्स नामक भी कोई चीज होती है। पहले वाले नहीं, थोड़े बाद वाले। जेनेटिक्स नामक भी कोई चीज होती है। और धीरे धीरे अब सोच बदलने लगी थी, विचारधारा जो है अब साइंटिफिक होने लगी थी। विचारधारा कैसी होने लगी थी? साइंटिफिक होने लगी थी। इसीलिए इसे मॉडर्न थियरीज ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक, तो पहला जो थियरी आई इस पर वो आई थी जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क की थियरी। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क की थियरी। स्टूडेंट्स, बड़े शानदार वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांस के दार्शनिक थे और जूलॉजी के बड़े अच्छे जानकार और प्रोफेसर भी थे ये। ठीक, तो उन्होंने एक थियरी दी, कुछ चीजें उन्होंने बताई, कुछ चीजें। ठीक है, कितने स्मार्ट से दिख रहे हैं बेचारे, बड़े अच्छे व्यक्ति। अक्सर आप लोग ये देखे होंगे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता रहा होगा। कैसे कैसे जैसे जैसे आवश्यकताएं, इनका यह मानना था कि वातावरण बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहता है। वातावरण के बदलने से जीवधारियों की आवश्यकताएं भी बदल जाती है। वातावरण के बदलने से जो जीव है, जो स्पीसीज है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती है। रिक्वायरमेंट बदल जाती है और उस बदले हुए रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके शरीर में परिवर्तन आ जाता है। शरीर में चेंज आ गया। अब उस शरीर को चेंज जो है उसका ही इनहेरिटेंस हो जाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। फिर से सुनिए इस बात को। उन्होंने यह माना कि वातावरण परिवर्तनशील है, बार बार चेंज होता रहता है और चेंजेबल इन्वायरमेंट के कारण हमारी रिक्वायरमेंट्स यानी कि जीवों की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। अब जीवों की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने अपने शरीर के अंदर कुछ चीजें डेवलप की, चेंज वातावरण के को सपोर्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपने अगेंस्ट कोई चेंजेस ला दिए, अपने शरीर में कुछ चेंजेस ला दिए। अब शरीर में जब चेंज आ गया तो उस चेंज, वही जो चेंज है वह चेंज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लगता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने लगता है। ये है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क की थ्योरी। बहुत आसान है, कुछ चीजें बस मजेदार दिखाई देंगी आपको। जैसे पहला था कि भाई ये जिराफ, इनका जरा सा खूबसूरत जिराफ ले आऊं मैं। ये देखिए, ये जो है आप लोगों को ज्यादा अच्छा आएगा अगर खुला तो। ठीक, नहीं आ रहा, खैर यहां दिखा देते हैं। अच्छा यहां आ गया जी, यहां आ गया है, भूल ही गए थे कि यहां आ रहा है। ये देखिए थोड़ा कलरफुल आ गया, कलरफुल दिखाना चाह रहे थे हम। देखिए ना कैसे, पहले क्या था कि कम हाइट वाले बकरी जैसे ही होते थे जिराफ, और जैसे पहले टहनियां नीचे लगती थी, पौधे की हाइट छोटी थी, हाइट छोटी थी तो आराम से खाना खा लेते थे, आराम से खाना खा लेते। जैसे जैसे पौधों की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, वातावरण चेंज हुआ तो नीचे के जो पेड़ पौधे उगते थे अब थोड़ी हाइट पे उगने लगे, ग्राउंड फ्लोरा समाप्त होने लगा, ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे तो इनकी गर्दन में क्या हुआ? खिंचाव। गर्दन में क्या हुआ? खिंचाव। फिर और वेदर चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ और गर्दन में खिंचाव आया। एक समय अब आया कि यह जो है काफी ऊंचे हो गए, काफी ऊंचे हो गए। तो हुआ क्या? बदलते वातावरण यानी कि चेंजेबल इन्वायरमेंट के कारण रिक्वायरमेंट बदल गई, रिक्वायरमेंट बदल गई और रिक्वायरमेंट बदल गई तो चेंज आ गया शरीर के अंदर। शरीर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शरीर में चेंज लाया गया और वो चेंज क्या? इनहेरिटेबल हो गया। बस इतना ही कहानी थी। इसका एक और बड़ा मजेदार उन्होंने बताया, सिर्फ जिराफ ही नहीं, उन्होंने बताया कि पहले जितने भी जल में, पानी में पाए जाने वाले पक्षी हैं, जैसे डक हुआ ना, तैरता रहता है, वो क्या था? वो डेवलप हुआ है नॉर्मल पक्षियों से जो हवा में उड़ते थे। फिर हवा में उड़ने वाले पक्षी, तो क्या हुआ? हवा में खाना समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद क्या हुआ? उनकी रिक्वायरमेंट बदल गई। अब वो पानी में शिकार करने लगे, बार बार उन्हें पानी में जाना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। तो वेट करने से उनके पैर सड़ते, दिक्कत होती। तो धीरे धीरे उनकी रिक्वायरमेंट बदली, पैरों को तैरने के लायक बनाया गया, पैरों को तैरने के लायक बनाया गया। जरा यहां देखिए, पैरों को तैरने के लायक बनेंगे। तो ये जो डक में हम लोग ये देखते हैं बच्चों, जो डक में ये वेब्स आ गए हैं, ये जो डक में, जरा मैं इन एरोस को हटा दूं। आप लोग देख रहे हो ना कैसे ये वेब डेवलप हो गया। ये वेब डेवलप हुआ है कहां से? एरियल बर्ड से, जो हवा में उड़ते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? एरियल बर्ड पानी में अपना शिकार करने लगे, ज्यादा समय पानी में व्यतीत करने लगे, तो इनके पैरों के नीचे वेब, पैरों में क्या डेवलप हो गया? वेब डेवलप हो गया। ठीक है, वेब डेवलप हो गया। इनकी थियरी थी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो, इसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। समझ में आया?
बच्चा इतने खामोश बच्चे, तुम लोग को शत्रुघ्न सिन्हा पढ़ाएंगे जी, खामोश बोल के हैं। चलो, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इनका कॉन्सेप्ट या इनकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। क्या शानदार व्यक्तित्व है ना इनका। और सबसे मजेदार बात, इन्होंने 1809 में थियरी दी अपनी, लैमार्क, जो लैमार्क थियरी है, लैमार्किज्म जब आया 1809 में, यह वही साल था जब डार्विन पैदा हुए। क्या संजोग देखो कि जब डार्विन पैदा हुए हैं तो उनको, मतलब लैमार्क को काटने वाला भी तभी पैदा हुआ है जब थियरी दी गई 1809। पैदा कब हुए थे, बाकी अभी तक मैंने किसी ईयर की बात नहीं की, ईयर आपको याद भी नहीं रख रहा है, ये बड़ा मजेदार था इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। देखिए 1744 में पैदा हुए और 1800 कब मर गए थे, शायद 1800, एक सेकंड बेटा, ये आप लोग को याद नहीं रखना है जी, ठीक है। 1829 में मर गए थे, कुल 85 साल के आसपास जिए थे, और 1809 में अपना कॉन्सेप्ट दिया था। इसी बीच में 1809 में गिव्स हिज कॉन्सेप्ट, स्मार्ट इंग्लिश में लिखने पुट फॉरवर्ड हिज थियरी, पुट फॉरवर्ड हिज थियरी, ठीक है, पुट फॉरवर्ड हिज थियरी। इसी बीच में 1809 में अपनी थियरी इन्होंने दे दी, पुट फॉरवर्ड हिज थियरी। अब क्या था इसके थियरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट है कि इन्वायरमेंट इज चेंजेबल, इन्वायरमेंट इज कंटिन्यूअस चेंजिंग। अब इस बदलते हुए इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट भी बदल रही है। ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट सर्वाइव करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट भी बदल रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट न्यू ऑर्गन्स एंड न्यू कैरेक्टर्स आर डेवलप। अच्छा, नए कैरेक्टर डेवलप हो गए, और ये जो नए कैरेक्टर्स हैं यही क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे। these acquired characters these ऑब्लिक ऑर्गन्स भी ना, इनहेरिटेबल from one to next generation, from one to next generation। बात समझ में आ रही, from one to next generation, ठीक है, from one to next generation, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह जा रहे हैं। बच्चा ये बातें तो सब समझ में आ रही है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इनकी यही थियरी थी, इनकी यही थियरी थी, तो क्या सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया गया, नहीं बेटा, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसे ऐसे नहीं किया गया, ठीक। जैसे कुछ एग्जांपल उन्होंने दिया, भाई जिराफ वाला अपनी बात को कैसे कोई जस्टिफाई करेगा, तो लैमार्क साहब ने कैसे जस्टिफाई किया, लैमार्क साहब ने ऐसे जस्टिफाई किया, ये जस्टिफिकेशन है इनका, इनका जस्टिफिकेशन ये है, ठीक है, इनका जस्टिफिकेशन ये है,
फिर दूसरा इनका जस्टिफिकेशन ये है, ठीक, ये 2 जस्टिफिकेशन होंगी, और भी बहुत सारी चीजें दी, और भी बहुत सारे चीजें दिए। अच्छा, क्या इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो इनका क्रिटिसाइज किसने किसने किया और कैसे किया, बड़ा मजेदार है। एक है वीजमान साहब। उन्होंने कहा कि भैया अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर ट्रेवल करके चले जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वीजमान का चूहों पे प्रयोग आपने सुना होगा। 21 पीढ़ी तक उन्होंने क्या किया, माउस की जनरेशन, माउस की बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, फटाफट बच्चे होते हैं, फटाफट जनरेशन आती है। उन्होंने क्या 21 पीढ़ी तक चूहों की पूंछें काटते गए, ठीक है, इस बार काट दिए, फिर उसके बच्चे होने दिए, फिर उसकी भी काट दिए, फिर उनके बच्चे होने दिए, फिर उनको भी काट दिए, 21 पीढ़ी तक काटे। और कहे कि भाई अगर 21 पीढ़ी तक काट देते हैं तो भी चूहे पैदा हो रहे हैं, होना ही नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं होने चाहिए भाई, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर था, वो तो रिक्वायर्ड रहे नहीं ना, काट दिया, हट गया। एक और पॉइंट इसमें है, एक और पॉइंट यहाँ पे है, एक्वायर्ड कैरेक्टर तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते ही है, इनको ये कहना था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। एक और इसमें लाइन आएगी बेटा, क्या, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। इसमें क्या कहा भाई, वीजमान का सिद्धांत आया, ऑर्गन्स। वीजमान साहब ने कहा कि अगर चूहे की 20 पीढ़ी तक हम काट देते हैं, चूहे की 20 पीढ़ी तक पूंछ को काट देते हैं, तो अब चूहों ने तो इस्तेमाल नहीं किया, पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया, जब पूंछ का इस्तेमाल ही नहीं किया तो फिर अगली पीढ़ी में कैसे जाएगा, आपकी ये थियरी गलत। जबकि वीजमान सपोर्टर थे लैमार्क के, सपोर्टर माने जाते थे, फिर भी इन्होंने इन सब चीजों का विरोध किया, इन सब चीजों का इन्होंने विरोध किया। ठीक, ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं, पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। एक और मजेदार बात, एक डेविड कैमरर थे, कैमरर ने क्या किया, सैलामेंडर पे प्रयोग किया अपना। उन्होंने क्या किया, सैलामेंडर को बॉक्स में बंद कर दिया। ये हो गया है तो इसको हटाएं। देखो बेटा, उन्होंने क्या किया, सैलामेंडर को पीले रंग के बॉक्स में बंद कर दिया, येलो कलर के बॉक्स में, येलो कलर के बॉक्स में बंद कर दिया, और कई जनरेशन तक प्रोजनी कराते गए। देखा उन्होंने कि हाँ, इसका कलर तो चेंज हो रहा था, इसका कलर तो पीला हुआ, येलोइश हुआ आफ्टर मेनी जनरेशन। आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए इसे, आफ्टर मेनी जनरेशन येलोइश तो हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि बदलते हुए इन्वायरमेंट में पीले रंग के थे तो पीले हो गए, अब एक्वायर्ड कैरेक्टर तो पीला है, अब किसी भी जगह रखेंगे तो उनको चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, ब्लैक बॉक्स में रख दिया, इसको इन्होंने किस में रख दिया, ब्लैक कलर के बॉक्स में रख दिया, ब्लैक बॉक्स में रख दिया। ये हवाई जहाज वाला नहीं, काले रंग के डब्बे की बात करो, ठीक है। अब यहां रख दिया, इन्होंने देखा कि ये ब्लैक है, तो धीरे धीरे इनका ना डल हो गया कलर, क्या हो गया, डल कलर का हो गया, यानी कि हल्का ब्लैकिश कलर फिर से हो गया। तो ये बात जस्टिफाई कर रही थी शुरुआत में कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन आगे चल के फिर ये जस्टिफिकेशन नहीं रहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो है ही नहीं। पैलिएंटोलॉजी एंड कंस्ट्रक्टिव एनाटॉमी, जे क्यूवियर ने बताया कि धरती पर बार बार कैटास्ट्रॉफी आता रहता है, मतलब आपदाएं आती रहती है, प्राकृतिक आपदाओं को कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और 100% लॉस हो जाता है, नोट करते जाइए। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, on earth there occur many catastrophe occurs time to time। जैसे अभी सुनामी कुछ साल पहले आ गई थी, आप लोगों को याद आ रहा होगा, सुनामी आई थी ना, इस तरह की कई कैटास्ट्रॉफी आती है। जब भी बेटा कैटास्ट्रॉफी आएगी तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफी आ गई, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ है, इस पे जीव रह रहे हैं, इस पे क्या आएगा, कैटास्ट्रॉफी आ गई, तो क्या हो जाएंगे, जीवधारी लॉस्ट हो जाएंगे, क्या होगा, डेथ हो जाएगी, यहाँ के रहने वाले जीवों की डेथ हो जाएगी, यहाँ पे रहने वाले जीवों की डेथ हो जाएगी, 100% ना हो लेकिन डेथ हो जाएगी। क्यूवियर साहब ये मानते हैं कि जब भी कैटास्ट्रॉफी आएगी 100% जीव मर जाएंगे, जबकि आप सबको पता होगा, जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताऊंगा तो बताऊंगा कि 100% ने, जब सबसे बड़ी जो कैटास्ट्रॉफी आई थी वो आई थी मास एक्सटिंक्शन थर्ड, परमियन पीरियड में आई थी। परमियन पीरियड में भी
100%, 95% लॉस्ट हुए थे, 5% तो बचे थे। यहाँ ये इन्होंने गलती मानी कि कैटास्ट्रॉफी आती है तो 100% लॉस्ट हो जाता है और फिर नए जीव आते हैं नए कैरेक्टर के साथ और नया धरती पर शुरू हो जाता है उदय, जीवों का उदय शुरू हो जाता है। बस इन्होंने ये मान लिया। क्या माना कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑन अर्थ देयर अकर मेनी कैटास्ट्रॉफी अकर टाइम टू टाइम। ठीक है, और इसमें क्या होगा, यहां से हटा दे रहे हैं ताकि आप लोग लिख सकें। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट टोटल organisms are lost due to catastrophe ठीक, लॉस्ट ड्यू टू कैटास्ट्रॉफी का ना लगभग सभी जीव मर जाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, फिर ओरिजिन ऑफ न्यू लाइफ अकर। देख रहे हो बेटा, फिर से क्या माना उन्होंने, ओरिजिन ऑफ न्यू लाइफ अकर, फिर विथ न्यू कैरेक्टर्स ओरिजिन ऑफ न्यू लाइफ अकर विथ न्यू कैरेक्टर्स, नए नए कैरेक्टर के साथ नया लाइफ अकर होगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा फिर कैटास्ट्रॉफी आएगी, लगभग 100% लाइफ लॉस्ट हो जाएगी, फिर ओरिजिन होगी। एंड दिस प्रोसेस देखिएगा, repeats again and again this process repeats again and again। अच्छा, इसका कुछ जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया, जैसे उन्होंने यह कहा कि भाई एक के बाद एक हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं बच्चों, ये देखिए अगर बार बार आई है तो लेयर में, इसीलिए क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं वो लेयर्स में मिलते हैं। एक फॉसिल यहां मिल गया मान लीजिए, फिर इसी के ऊपर फिर से सेडिमेंटेशन हुआ, तब तक दूसरी बार आ गया तो यहां मिल गया, फिर नॉर्मल चलने लगी प्रक्रिया, फिर से ओरिजिन हुआ लाइफ का, फिर हुआ, तब तक फिर से आ गया, इसीलिए हमें लेयर्स ऑफ फॉसिल्स मिलते हैं, इसीलिए हमें लेयर्स ऑफ फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा इनका कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट था इनका। इससे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? बहुत गूढ़ कोई रहस्य नहीं छुपा है इनके कॉन्सेप्ट में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कहा कि बार बार कैटास्ट्रॉफी आएगी, बार बार लॉस्ट होगा लाइफ, फिर नया ओरिजिन होगा, नए कैरेक्टर के साथ आएगा, नया ओरिजिन होगा, नए कैरेक्टर्स के साथ। तो इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आप लोग खुद ही बता देंगे, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा, देखो बेटा एक ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, कभी टेस्ट होगा ना तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाई देखो लेयर है, ये लेयर ए, फिर लेयर बी, लेयर सी, ये लेयर डी और लेयर ई है, ठीक। फिर आपको नजर आएगा एक पत्थर ऐसे फाड़ के गया हुआ है, ये ई है, एफ कर लेंगे, इसे क्या करेंगे, एफ कर लेंगे। पूछेगा कि इन स्ट्रेटा में सबसे पुराना स्टोन कौन सा है, सबसे पुराना कौन है, फिर सबसे नया कौन है, विच स्टोन इज ओल्डर एंड विच इज द यंगर, या विच वन इज द यंगर, विच वन
इज यंगर। कौन सा नया है भाई, कौन सा पुराना है, कोई बता पाएगा? क्वेश्चन आप सबके सामने है। रंजुली, प्रतिमा, अनीता, पलक, प्रेरणा और ये पालित, राई पालित। बेटा नजर आ रहा है? और भी बच्चे हैं, मैं दिखाई कम दे रहे हैं मुझे। ठीक है, एफ क्या है? ओल्डर है। एफ का मतलब ये ओल्डर। अच्छा, यंगर कौन सा है? सभी लोग इस बात को मान रहे हैं? सभी लोग मान रहे हैं इसको बच्चों? भाई ई यंगर है। अच्छा, ई यंगर है, ठीक है। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला नाम? कौन बोला? नाम नहीं बताना। चलो चलो, यहाँ देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये देखो भाई, सबसे पहले कैटास्ट्रॉफी, मान लो वॉल्केनो इरप्ट हुआ, वॉल्केनो इरप्ट हुआ यहाँ पे। बेटा ये देखो, ये वॉल्केनो अगर यहाँ से इरप्शन हुआ, यहाँ से वॉल्केनो निकला, ठीक है, तो ये वॉल्केनो से मान लो ए बन गया, कोई भी एक क्या रॉक बन गई, एक क्या हुई, रॉक बन गई। ठीक है, पहली बार वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो एक रॉक बन गई। बेटा ये बह के आया, तो फिर इसके बाद कुछ समय बाद फिर से, भाई ये तो प्रोसेस, कैटास्ट्रॉफी तो आते जा रही है, कैटास्ट्रॉफी तो आएगी ही आएगी, ये तो आती जाएगी। अब एक बार रॉक बन गया, अब दूसरी बार दूसरे कलर से कैटास्ट्रॉफी आई है, देखो जरा। मान लो बेटा एक बार फिर से वॉल्केनो इरप्ट हुआ, वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ये इसी के ऊपर फिर से आके बैठ गया। ठीक बेटा, एक बार और हो जाए, कलर का अंतर पता चल रहा है ना? क्यों स्टूडेंट्स, कलर का अंतर पता चल रहा है ना, क्या इसमें डिफरेंस है? देखो पहली रॉक, दूसरी रॉक, तीसरी, जैसे जैसे हुआ है एक लेयर आई, फिर दूसरा फटा तो दूसरी की लेयर चढ़ गई, उसके बाद तीसरा की, तीसरे की लेयर चढ़ गई। ठीक है, ऐसे करके तो 5 बार 5 हो जाएगी, 5 बार 5 हो जाएगी। फिर एक समय एक ऐसा प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर कि ये रॉक जो है टूट गई, ये रॉक दो हिस्सों में टूट गई, ये रॉक दो हिस्सों में टूट गई, और वो उसके अंदर जो नया पत्थर आके ऐसे धंस गया, नया पत्थर आके धंस गया, रॉक आके धंस गई। अब जरा बताओ, अब फिर से जरा इसके बारे में सोचो, विच स्टोन या विच रॉक इज ओल्डर एंड विच वन इज यंगर? अब आप बताओ। नहीं समझ में आ रहा? एफ यंगर है एंड ए ओल्डर है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यही बताना चाहता था, मेरे जितने बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं सबको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हुआ? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CSIR नेट में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 नंबर सी पार्ट, ठीक है, हर एक नंबर आपको JRF के करीब ले जा रहा है बेटा। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा बताओ, बिल्कुल इस पर बताइए सर नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो अब है कि नहीं मजेदार, ये बताओ है कि नहीं? तो इनकी बस इनकी एक कमी मेरे समझ में आई, वो यह थी कि इन्होंने माना कि 100% लॉस्ट हो जाता है। किन्होंने? क्यूवियर साहब ने। किन्होंने? क्यूवियर साहब ने यह माना कि 100% क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। 100% लॉस्ट हो जाता है। 100% लॉस नहीं होता, 100% लॉस नहीं होता है कभी भी, चाहे पर्मियन एरिया में, पर्मियन इरा में देखा जाए तो भी 95% लॉस्ट हुए थे। तो इनके ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं, एक दो ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा, ड्रॉबैक ऑफ क्यूवियर वर्क। हेडिंग इसी में इनकी लिख लीजिएगा, ड्रॉबैक ऑफ क्यूवियर वर्क, ड्रॉबैक ऑफ क्यूवियर्स वर्क। ठीक है, इसमें पहला जो ड्रॉबैक है कि भाई 100% लाइफ फॉर्म्स आर नॉट, वेयर नॉट लॉस्ट। इन्होंने माना था कि वेयर लॉस्ट, वेयर लॉस्ट, ये तो इनका ड्रॉबैक है ना, 100% लाइफ फॉर्म्स लॉस्ट हो जाती है, नहीं, कुछ ना कुछ तो बची रहती है, कुछ ना कुछ तो बची रहती है। ठीक, कुछ ना कुछ तो बची रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बची रहती है, यही एक ही मुझे लगता है कि इनका ड्रॉबैक ही है, क्या कि 100% लॉस्ट हो जाती है, नहीं नहीं लॉस्ट। पर्मियन इरा में भी हमने देखा था केवल 95% ही लॉस्ट होते हैं। ठीक है, केवल 95% ही लॉस्ट होते हैं। तो ये हुआ इनके जे क्यूवियर का वर्क, थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म। अब थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, जीवन पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वाह, यही है थियरी, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ।
जीवन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हेडिंग है थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। ठीक है, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। ठीक, क्या मतलब था भैया? इसका मतलब था क्या? लाइफ, लाइफ, लाइफ आज भी है, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी थी, पास्ट में भी थी और फ्यूचर में भी रहेगी, पास्ट में भी थी और फ्यूचर में भी रहेगी। ठीक है, लाइफ क्या थी? पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी, और उसी फॉर्म में रहेगी जिस फॉर्म में आज है, उसी फॉर्म में पहले भी थी और उससे आगे भी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं माना जा रहा कि इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा, फिर तो जब चेंज हुआ नहीं तो इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा। मान रहे हैं नहीं आप लोग कि भाई सर जब लाइफ पहले भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी, तो इसका मतलब कि चेंज हुआ ही नहीं, चेंज हुआ ही नहीं, फिर तो फिर ठीक ही है। फिर तो हाँ, यह बात मानी जाती है कि यह थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ यह कहती है कि लाइफ जो है पहले, आज और फ्यूचर में हमेशा एक जैसी ही रहेगी, उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, दिखाई दे रहा है ना? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, life has ever been in existence, life has ever been in existence, remain the same, remain the same, remain the same as they exist today, as they exist today, exist today, as they exist today and will continue in the future too, and will continue in the future, will continue in the future too, बिल्कुल भविष्य में भी वैसे ही रहेंगे, इन द फ्यूचर टू। ठीक है, भविष्य में भी वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, पास्ट में भी यही थे, फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे, इन्होंने यह कह दिया था। कौन? थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ गिवन बाय प्रियूर, दिस थियरी इज गिवन बाय, दिस थियरी is given by Prieur, प्रियूर। ठीक है, दिस थियरी इज गिवन बाय प्रियूर, थियरी किसने दी थी? प्रियूर ने दिया थी। अब बात करते हैं महामहिम चार्ल्स डार्विन जी के बारे में, चार्ल्स डार्विन जी के बारे में। क्यों महामहिम लगाएं? पूरी पढ़ाई तो हम लोग उन्हीं के आसपास इर्द गिर्द कर रहे हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग तो हमने ये माना कि ये मॉडर्न थियरी है। ये क्या है? मॉडर्न थियरी है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। हो गया बेटा, ये क्लियर है सबको? थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, लाइफ का ना आदि है ना अनंत है, ना आदि है ना अंत है, हमेशा वो चलती रहेगी। थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। ठीक, इटर्निटी का मतलब होता है एंडलेस, इटर्निटी का मतलब क्या होता है? एंडलेस, तभी तो आदि अनंत होगा, आदि और अंत नहीं होगा, एंडलेस। ठीक, नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। देखिए, चार्ल्स डार्विन के बारे में तो हम बाद में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे ही करेंगे, पहले कुछ जो थियरी इन्होंने दी हुई है उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, कुछ स्पेशल थियरी इन्होंने दी हुई है। जैसे इन्होंने कहा, पहले तो चार्ल्स डार्विन उन्होंने हल्का सा बता दे कि चार्ल्स डार्विन ये वही थे जब 1809 में, 1809 में जब लैमार्क की थियरी आई तो ये पैदा हुए थे। 1809 में बर्थ, बर्थ कब हुआ था इनका? ये बड़ा मजेदार, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, बर्थ 1809, बर्थ 1809। ये एचएनएस बीगल पे गए थे बेटा, एचएनएस बीगल ये पानी की जहाज थी, एचएनएस बीगल, बीगल पर गए थे। ठीक है, बीगल पर गए थे, किसके साथ गए थे? एचएनएस बीगल क्या थी? एक शिप थी, शिप पर गए थे। और किसके साथ गए थे? डॉक्टर हैंसलो के साथ, डॉक्टर हैंसलो, हैंसलो एंड चार्ल्स डार्विन,
ठीक है। डॉक्टर हैंसलो और चार्ल्स डार्विन कहाँ पे गए थे? एचएनएस बीगल पे गए थे, समुद्र की यात्राओं पर पूरा विश्व भ्रमण किया इन्होंने, और वहीं पे बैठ करके किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अच्छा हाँ, इनकी एक किताब लिख लेना बेटा, ये इनकी जो किताब थी क्या कहते हैं, लेमार्क साहब की फिलोसफिक जूलॉजी, इनकी किताब का नाम था फिलोसफिक जूलॉजी। मैंने बताया कि नहीं बताया ये वाली बात? ठीक है, कोई बात नहीं, पहले सॉरी यहाँ पे नहीं है, जीन बैप्टिस्ट टी लेमार्क की एक किताब है, उसी में लिख लेना, ऐड कर लेना। क्या? फिलोसफिक जूलॉजी। इनकी बुक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजी, बुक है इनकी। फिलोसफिक जूलॉजी, ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। ऐसे छोटे छोटे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये पूछ ही लेगा। ठीक, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन, अक्सर आप लोग ना अमेजोन वगैरह पे ना एक बुक चल रही है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से, कभी मौका मिले तो उसे पढ़िएगा एग्जाम के बाद, अभी नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ उतना बना जिससे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। 13 यूनिट पढ़ना है आप सबको, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है, तब जाके क्वालिफाई होगा। मेरी बात समझ में आती है जी तुम लोगों को? मैं जो कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ वही पढ़ना है स्पेसिफिक जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो। क्लियर है ना मेरी बात? आवाज़ नहीं गई? ठीक है ना, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। चलिए, डॉक्टर हैंसलो के साथ ये कहाँ गए थे? क्या क्या? देखो कितने यूनिट्स हैं, अभी इससे पहले कभी दिया है? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, देखिए 13 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स हैं। हम लोग एक यूनिट वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, उसको हम लोग कैंसिल करके चलते हैं। ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ा था, आप भी मत पढ़िएगा। ठीक, तो 12 यूनिट बचे अपने पास, क्यों नहीं पढ़ेंगे उसे? पहला प्रश्न आपका होना चाहिए सर क्यों नहीं पढ़ेंगे। देख बेटा, इसे इसलिए नहीं पढ़े, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? बताएं कि सीधे डार्विन पे चलें? सुनो, क्योंकि क्या है ना कि आप लोगों का चेहरा यहाँ दिखता नहीं है, ठीक, और जब चेहरा नहीं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप लोग बोर हो रहे हो या जानकारी हो रही है। 13 यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, 12 यूनिट है, ठीक है। क्यों इसको हम लोग छोड़ देते हैं? देखो बेटा, आप लोगों में से कोर जूलॉजी और कोर बॉटनी के लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें से भी कुछ प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से हो, बायोटेक से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, उनको डिफिकल्टी होगी, अलग से उनको ध्यान देना पड़ेगा, बॉटेनिकल नाम जूलॉजिकल नाम याद करने पड़ेंगे। तो अभी क्यों मेहनत करना, कर लेना, पूरा समय बचा है, पीएचडी इसी सब के लिए होती है, आराम से कर लेना। 12 यूनिट बचे, इन 12 में से अगर कोई 8 यूनिट, 12 में से कितने, 8 यूनिट क्वेश्चंस अगर लग गए अच्छे से, ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट्स बन गई प्रॉपर, पहले तो चुपचाप मन मार के नोट्स बनाओ अच्छे से, सुंदर नोट बनेगा तो पढ़ने का मन करेगा बाद में, अच्छे से नोट्स बना लो। अगर यह 8 यूनिट के नोट्स क्लियर हो गए, तो जब तुम लोग क्वेश्चंस करोगे तो मुझे लगता है कि लगभग 6 से लेकर के 7 यूनिट के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्वेश्चंस जो हैं हो जाएंगे आपसे, क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे और आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। अब सुनो ये मेरी बात, टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? अरे देख के तो बोल दो, 150। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 150। करने कितने होते हैं, अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 75। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना, ये मुद्दे की बात। अटेम्प्ट 75 करने हैं बेटा। अच्छा, 75 में से कट ऑफ कितना जाता है बेटा? कट ऑफ कितना जाएगा? तो कट ऑफ लगभग जाता है 50%, 50% कट ऑफ जाएगा। अब 75 का जरा 50% निकाल लो, 35 गुना 70 हो जाएगा 2, 3.25, यही होगा ना, मतलब 32.5 मार्क्स, तो 32.5 क्वेश्चंस, 32.5 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, ध्यान दीजिए 32.5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 150 में से 32.5, चलो सेफ साइड लेकर के 38 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 38 को चलो 40 मान लेते हैं। क्या 150 में से 40 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते आपके? बिल्कुल हो सकते हैं। सीएसआईआर नेट यह आपसे आपके ज्ञान का जांच करता ही नहीं है, सीएसआईआर आपके सिलेक्शन का जांच करता है, नेचुरल सिलेक्शन, आपका चॉइस ऑफ क्वेश्चंस कितना अच्छा है इसकी जांच करता है सीएसआईआर। आप कभी भी 13 यूनिट का यह मान के चलें कि 13 के 13 हर यूनिट के आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लें, मैं खुद नहीं कर सकता हूं, आप भी नहीं कर सकते और खुद सीएसआईआर के डायरेक्टर नहीं कर सकते।
ठीक, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो 13 यूनिट बनाए गए हैं, उस 13 यूनिट के हर एक यूनिट को हर सब्जेक्ट के बच्चों के लिए बनाया गया है। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं हर यूनिट में, ताकि माइक्रोबायोलॉजी वाला भी कुछ क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर ले, कुछ बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला अटेम्प्ट कर ले। जो जैसे मान लो माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ रहे होंगे, अगर प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के लिए बनाए जाते हैं उसी में, कुछ क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी के लिए बनाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए बनाए जाते हैं, कुछ जूलॉजी, कुछ बॉटनी के लिए बनाए जाते हैं। तो हम लोग जिस लाइन के हम लोग उतना ही कर सकते हैं। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं, एक ओवरऑल बड़ा अच्छा आइडिया ले लेते हैं, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। और जब हम क्वेश्चंस लाते हैं तो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि जो हमें आ रहा हो 100% हम उसी को अटेम्प्ट करें। आई रिपीट, जो हमें 100% आ रहा हो उसी को हम अटेम्प्ट करें, अदरवाइज CSIR के साथ मजाक नहीं करना। ठीक, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, उसे सम्मानपूर्वक जाने दीजिए, क्योंकि 150 प्रश्न में से सिर्फ 75 को अटेम्प्ट करना है, उसमें से 50% के आसपास कट ऑफ जाती है पास करने की। तो क्यों ना हम लोग इसी को करें, 40 प्रश्न मान के चलें, और जो 100% आए। अब मेरी बात फिर से, बेटा आप पूछ रहे थे कौन सा बहुत फोकस करें, मेरी बात, आपके प्रश्न का जवाब मिला? ठीक है, और कुछ मोटिवेशन भी मिला आप सबको कि मतलब क्वालिफाई आसानी से हो सकता है, हो सकता है। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इसमें दिमाग लगाने, जितना बताया जा रहा हूँ उसको 2 4 5 बार पढ़ो, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। और जब टेस्ट लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और फिर क्वेश्चंस लगाया जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस लग जाएंगे, तो एक आइडिया बन जाएगा। अच्छा ठीक है, डार्विन ने तो यही कहा था, फिर इन्होंने ये कहा था, लेमार्क ने ये कहा था, वीजमान ने ये कहा था, एक मोटा मोटा आइडिया लगता है, फिर उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए अब आगे बात कर रहे थे हम लोग चार्ल्स डार्विन की। तो HMS बीगल शिप पर गए, डॉक्टर हैंसलो के साथ गए, चार्ल्स डार्विन और ये दोनों लोग गए थे। मामला आया कि भाई इन्होंने किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनकी बुक का क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, बहुत छोटी छोटी चीजें कही। क्या कहा? इन्होंने कहा स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा, लिख लिया था ना पहले वाले, सब लोग नोट कर लिए थे ना? ऑर्गेनिजम्स है, पहला ही पॉइंट इन्होंने दिया, organisms have enormous power of fertility, enormous fertility power, enormous fertility power। ऑर्गेनिज्म के पास बच्चे पैदा करने की बहुत अच्छी पावर होती है, ये उन्होंने कहा था। इनॉर्मस फर्टिलिटी पावर, क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर फर्टिलिटी, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे तो पैदा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे तो पैदा कर सकते हैं, पर अगर हम उन्हें फीड न करा पाए तो, अगर हम बच्चों को फीड नहीं करा पाए तो वो बच्चे क्या होंगे? डेथ हो जाएगी, वो बच्चे डेथ हो जाएगी। जब आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैरिंग कैपेसिटी, एक हैबिटाट को मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है, वो कैरिंग कैपेसिटी का है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। 20 लोगों की, अगर 4 लोग कार में बैठ सकते हैं तो 7 लोग नहीं बैठ सकते, 5 लोग नहीं बैठ सकते, अगर गोद में, आंटी गोद में कोई ना बैठा ले, ठीक है? तो जीवन में तो ऐसा नहीं होगा गोद में लेके चलेंगे जीवन में। इसीलिए ऑर्गेनिज्म के पास तो इनॉर्मस पावर है, बट सर्वाइव वही करते हैं जिनको फीडिंग हो पाती है, सर्वाइव वही करते हैं जिनमें फीडिंग हो सकती है। ये है अपना ऑर्गेनिज्म है इनॉर्मस फर्टिलिटी पावर, इनॉर्मस फर्टिलिटी पावर। फिर पावर तो है, बच्चे बहुत सारे आ गए, जिएंगे वही जो स्ट्रगल में कम, और भोजन के लिए क्या करेंगे? सभी जीव आपस में छीना झपटी, जैसे आज के दिन होता है, कोई पैसा उड़ा दे सड़क पर तो क्या देखते हैं लोग? छीना झपटी करने लगेंगे ना। वैसे ही तो रियल लाइफ में भी तो हो रहा है ना, फूड इतना कम होते जा रहा है कि लोग एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग खाने के लिए एक दूसरे को मार देंगे। कहीं कहीं तो ऐसा देखने को भी मिलता है, अखबारों में अक्सर मिलता है कहीं ना कहीं, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा। वही चीज इन्होंने कही है, क्या? ऑर्गेनिज्म है इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी, बहुत सारे बच्चे हो गए। अब बहुत सारे बच्चे हो गए तो उनके बीच में स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिएंगे तभी तो रहेंगे, स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या? बच्चे बहुत सारे हो गए, बहुत सारी जनसंख्या हो गई, तो अब उनको फूड के लिए, प्लेस के लिए, पानी के लिए, सबके लिए, पार्टनर के लिए क्या होगा? स्ट्रगल, क्या होगा? स्ट्रगल होगा। ठीक, इसके बाद यह तो था दूसरों से, अब अपने घर में भी लड़ाई होगी, अपने घर में भी लड़ाई होगी और बाहर भी होगी, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दोनों स्ट्रगल होगा, दोनों स्ट्रगल होगा। फिर बेटा इन सबके से क्या होगा? इन सबसे जो बचे रह जाएंगे, जो बचे रह जाएंगे उन्हीं का होगा सर्वाइवल, जो बचे रहेंगे उनका क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
कहानी समझ में आ रही कैसे कैसे हायरार्की चल रही है? क्यों? कैसे पता चल रहा है? पता चला कैसे कैसे हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा भाई यार, ये बहुत इनॉर्मस क्षमता है बच्चा पैदा करने की। कर दिए पैदा, चलो भाई ठीक है। अब बच्चा पैदा बहुत सारे हो गए, बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उनमें क्या होगा? स्ट्रगल होगा उनके एग्जिस्टेंस के लिए, फूड के लिए, प्लेस के लिए, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान सबके लिए होगा, एग्जिस्टेंस होगा। अब वही बचेगा, वही बचेगा जो मारा मारी करके जीत जाएगा, जो जीतेगा वही बचेगा, जो जीतेगा वही बचेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, जो बचेगा वही अपना जीन पास ऑन करेगा दूसरे पीढ़ी में, उसी नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में कौन पास ऑन करेगा? वही जो बचेगा, ठीक है। तो फिट स्पीसीज कैन एबल टू पास इट्स जीन्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन, टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? तो इसी को तो नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, इसी को तो नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन भी इसी को कहते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसी को नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, इसी को नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, सिलेक्शन हुआ। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम लोग, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, पर ये देखेंगे कि भाई जो फिट है वही अपनी दूसरे जनरेशन में जीन को पहुंचा पाए, उसी के बच्चे पैदा होंगे आगे, क्योंकि बाकी तो मर चुके हैं, बाकी तो मर चुके हैं। और फीमेल भी तो उसी को चूज करेगी जो फिट है, जो फिट है। गंदा दिखने वाले को चूज करेगा? आप बताओ, किसी को शादी करनी है तो फीमेल उसी को चूज करेगी, अरे वाह सुंदर पति मिले शाहरुख खान जैसा, क्यों रद्दी को चूज करेगा? ठीक, अच्छे को चूज करेगा ना। सर्वाइवल, ये कौन कह रहा है? चार्ल्स डार्विन साहब कह रहे हैं, चार्ल्स डार्विन साहब कह रहे हैं, 18वीं शताब्दी में, ठीक। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद अब जब केवल अच्छे लोग पैदा होंगे, अच्छे लोग पैदा होंगे तो पुराने से उनकी जब कंपेयर करेंगे तो क्या होंगे? नई स्पीसीज हो जाएगी, वो अपने आप को नया है, उनमें नए नए गुण हैं, अच्छे गुण हैं। तो इसी से क्या होगा? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा। इससे क्या होगा? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा। वेरी गुड, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा। अपने समय से कितना आगे चल रहे थे हम। डार्विन को क्यों कहते हैं कि इन सब चीजों में डार्विन के नाम पर हमने मॉडर्न थियरी बना दी, ठीक है, क्योंकि इसमें से कितना आगे सोच रहे थे कि इनॉर्मस क्षमता है, इनॉर्मस क्षमता होने के कारण जैसे ही ज्यादा बच्चे पैदा होंगे स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, उस स्ट्रगल से जो बच्चे वही बचेंगे जो फिट होंगे, जो फिट होंगे उन्हीं का जीन आगे तक आगे जनरेशन में जाएगा, उन्हीं का जीन आगे जनरेशन में जाएगा, और आगे जनरेशन में जाएगा, उसी का नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन, जब नए लोग पैदा होंगे, नए कैरेक्टर वाले बच्चे आएंगे, तो उसको ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, उसको ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज कहा जाएगा। तो यही 4 पॉइंट है, बड़े मजेदार बातें कहीं 4 पॉइंट्स के अंतर्गत, 4 पॉइंट के अंतर्गत कही थी, ठीक है। लेकिन कुछ तो इनके ड्रॉबैक्स भी रहे होंगे, कुछ तो इनके ड्रॉबैक्स जो पहले लोगों ने कहा है, इनकी जो फ्लाइंग बर्ड जैसे एक्वेटिक जीव कैसे उत्पन्न हुए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। फिर कहीं जेनेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने, हालांकि खोज ही नहीं हुई थी जेनेटिक्स की, क्रोमोसोम की खोज ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो ड्रॉबैक यही है कि इनका जेनेटिक आधार नहीं था, जेनेटिक बेसिस नहीं था इसका, तो ड्रॉबैक लिख लेते हैं। क्या है इसका ड्रॉबैक? इनका ड्रॉबैक, do not have any genetic basis, have any genetic basis, do not have any genetic basis, ठीक। कैसे नए नए जीव बने इसके बारे में कोई, अच्छा एक और बात जो लैमार्क ने कही थी भाई, कि यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे ही हमारी अंगुली छोटी होती जा रही तो लैमार्क के अनुसार हमने इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। गर्दन का, जिराफ ने गर्दन का इस्तेमाल किया तो उसकी गर्दन लंबी होती चलेगी, जिस अर्न का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं नहीं हो रही है। हालांकि ऐसा सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि वीजमान ने उसको गलत ठहरा है। इन्होंने इस पे कोई चर्चा नहीं की कि भाई ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत, ये इस पे मौन रहे, ये इस पे मौन रहे। तो एक मोटा मोटा है कि डू नॉट हैव एनी जेनेटिक बेसिस, मोटा मोटा ये है कि डू नॉट हैव एनी जेनेटिक बेसिस। ये आप लोगों को समझ में आ गया चीजें स्टूडेंट्स? ये समझ में आ गया है? अच्छा है, इंटरेस्टिंग था। अब बात करेंगे, एक सेकेंड जरा, क्यों हमारे वाला अनिमेश वगैरह सब लोग जुड़े हुए हैं ना? यस सर। क्यों समझ में आ रहा है अनिमेश? ये छोटा छोटा बता दे रहे हैं चीजें कि आसान है, इनका कोई जेनेटिक बेसिस नहीं, उनका कोई जेनेटिक बेसिस नहीं। फिर डार्विन ने और भी बहुत सारी थियरी दी, जैसे पैनजेनेसिस थियरी, ये तो उनका कॉन्सेप्ट था। अब एक थियरी दी डार्विन ने, पैनजेनेसिस थियरी, पैनजेनेसिस थियरी डार्विन ने दिया, पैनजेनेसिस थियरी। हेडिंग डालिए पैनजेनेसिस थियरी ऑफ डार्विन, पैनजेनेसिस थियरी ऑफ डार्विन।
चार्ल्स डार्विन ने कहा, पेनजेंसिस थियरी, उन्होंने ये कहा कि एवरी सेल ऑफ द ह्यूमंस बॉडी और एनी बॉडीज बॉडी, उस एक छोटे छोटे पेंजीन बनाते हैं, वो पेंजीन जा करके गोनेट्स में, जर्म सेल में इकट्ठा हो जाते हैं, और उस जर्म सेल फिर दूसरे से फर्टिलाइज करता है, फिर एक पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाता है, पूरा एक ह्यूमन बॉडी बन जाता है। जबकि ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। छोटे छोटे गैम्यूल्स जिसे हम लोग पेंजीन बोलते हैं वो बनाते हैं और बन जाता है। ठीक है, ऐसा है नहीं, ये मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे की बात है कि ये कहा था, ये कहा था उन्होंने। ठीक, ईच सेल ऑफ द बॉडी, लिख लीजिए, ईच सेल ऑफ द बॉडी, each cell of the body, each cell of the body produce a small, produce a smaller structure, known as pangene, known as pangene, known as pangene, known as pangene। अब ये क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एंड they become accumulated in our gonads, they become accumulated in the gonads, basically germ cells में, gonads ब्रैकेट में germ cells, ठीक है, in the gonads from where they are transmitted to the next generation, from where they are transported to the next, या transmitted to the next generation, ठीक है, नेक्स्ट जेनरेशन। इन्होंने माना, पेंजेंसिस थियरी में डार्विन साहब ने यही माना कि छोटे छोटे पेंजीन बनते हैं स्ट्रक्चर, वो जाके गोनेट्स में इकट्ठा हो जाता है, हर सेल से बनते हैं, जाके इकट्ठा हो जाते हैं और वही ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। उससे फिर दूसरा जीव बन जाता है, उससे फिर सेम दूसरा जीव बन जाता है, ये तो डार्विन का। एक और है सेक्सुअल सिलेक्शन थियरी ऑफ डार्विन, इसी में नीचे से लिख लेते हैं छोटा सा हेडिंग डाल के, सेक्सुअल सिलेक्शन थियरी ऑफ डार्विन, सेक्सुअल सिलेक्शन थियरी ऑफ डार्विन। ये बात तो सही भी लगती है इनकी, जैसे आज भी आप लोग देखते होंगे, मैं बच्चियों की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बच्चे महसूस करेंगे क्या ऐसा होता है, बच्चे समझ रहा हूँ, मेल फीमेल की बात कर रहा हूँ। बच्चियों, आप लोग देखते होंगे कि अक्सर कहीं सड़क चलते देखेंगे तो ज्यादा स्टाइल मारने का काम कौन करता है, लड़के। क्या करते हैं, दिखावा करने, स्टाइल नहीं, लड़का दिखावा, स्टाइल तो मैं नहीं कमेंट करूंगा इस पर। तो कौन क्यों करते हैं, कॉन्टेस्ट होता है, एक लड़का दूसरे लड़के से ज्यादा सुंदर, ज्यादा अच्छा, ज्यादा पावरफुल दिखना चाहता है, क्योंकि उसकी पार्टनर या कोई सुंदर पार्टनर उसको छोड़कर न चली जाए, उससे आकर्षित होते रहे, उससे आकर्षित होकर उसके पास रुकी रहे। ये कॉन्टेस्ट पता नहीं सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा, सदियों से चला आ रहा है, सदियों तक चलेगा। क्या है सेक्सुअल सिलेक्शन थियरी यही कहती है कि ह्यूमन मेल्स में या किसी भी मेल में एक कॉन्टेस्ट होता है अपने पार्टनर के प्रति, सेक्सुअल पार्टनर के प्रति, ताकि उसकी जो फीमेल है उसको छोड़ के ना चले। मेरी बात समझ में आ गई, एक लाइन की बात कि भाई पार्टनर को अपने पास रिझाने के लिए, बांध के रखने के लिए तरह तरह की चीजें होती हैं। शेरों में आप लोगों ने देखा होगा, दाढ़ी वाड़ी रख के बबर शेर कहे जाते हैं, है तो शेर ही है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि मैंने जब इकोलॉजी, आप लोग तो जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो जान रहे होंगे, इकोलॉजी पढ़ाए थे तो चिड़िया तार पे बैठती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर के, सबसे सुंदर जो चिड़िया होती है वो मेल चिड़िया होती है, और वो दूसरे मेल चिड़िया को चोंच मारती क्यों, क्योंकि तुम्हारी भाभी आ रही, तुम हटो यहाँ से, मैं सुंदर सज धज के आया हूँ। ये होता है, ठीक है, ये होता है कॉन्टेस्ट किसके बीच में, मेल्स के बीच में, किसके बीच में, मेल्स के बीच में। नोट कर लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मेल स्टूडेंट्स को दुखी होने की बहुत जरूरत नहीं है, मैंने एक लाइन बोली है कि मेल्स ज्यादा खूबसूरत होते हैं, तो प्लीज उसी से खुश हो लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, Darwin presumed that
देयर विल बी अ कॉन्टेस्ट, देयर विल बी अ कॉन्टेस्ट, ठीक है, कॉन्टेस्ट बिटवीन मेल्स। इसीलिए आप लोग देखते होंगे बच्चों, अक्सर नरों में एक पर्टिकुलर फीमेल को लेकर के लड़ाइयां भी हो जाती हैं। नर का मतलब मनुष्य नहीं, जानवरों में, शेरों में लेकर के आपस में बागिन के लिए लड़ाई हो जाती है कि मेरी तुम्हारी भाभी लगेंगी, तो लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं इस तरह की भावनाओं में बह करके। देयर विल बी कॉन्टेस्ट बिटवीन मेल्स for their sexual partners, for their sexual partners to for their contest, बस इतना ही। there will be a contest, ठीक है, क्यों? सेक्सुअल पार्टनर के लिए, सेक्सुअल पार्टनर के लिए कॉन्टेस्ट होता रहता है, सेक्सुअल पार्टनर के लिए कॉन्टेस्ट होता रहता है। ये हो गया। अब एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन थियरी, देखिए कितना शानदार है ये थियरी, कैसे शानदार है मैं बता रहा हूँ। हेडिंग होगी आर्टिफिशियल सिलेक्शन थियरी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन थियरी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन थियरी ये कहती है कि जैसे नेचर में सिलेक्शन होता है फिट स्पीसीज का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उसी का जीन आगे जाता है, उसी तरह से इंसान में इतनी ताकत है कि वह ऐसे पेट को पालेगा जो अच्छे कैरेक्टर्स के होंगे। सत्य बोला उसने। हम लोग डॉग कैसा पालते हैं, बहुत अच्छी, पता नहीं कौन कौन सी नस्ल तो आ गई है, पोमेरेरियन है, बुलडॉग है, तमाम तरह के आ गए हैं, जर्मन शेफर्ड है, और उसी की नस्ल को पालेंगे और फिर उसी के बच्चे पैदा करा के हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये तो आर्टिफिशियली हमने सेलेक्ट किया ना, हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर जनरेशन या पर्टिकुलर कैरेक्टर वाले कुत्ते को पाला, पेट को पाला, उसके प्रोजनी को आगे बढ़ाया, उसकी प्रोजनी को आगे बढ़ाया। तो इसने हमने क्या किया, वास्तव में हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। फिर से सुनिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन को। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेंगे किसे भाई? वह ह्यूमन ने या किसी ऐसे जीव ने आर्टिफिशियली सेलेक्टेड कैरेक्टर्स वाले जीव को पाला और उसके जीन्स को आगे बढ़ाया नेक्स्ट जनरेशन में, यानी उसके बच्चे पैदा किए, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्लियर हुआ? आर्टिफिशियल सिलेक्शन समझ में आ गया? क्या है आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल सिलेक्शन यही है कि हम कोई वैसा पेट पालें, कुत्ता है, बिल्ली, जो भी पालें, जो सुंदर दिखता है, पावरफुल होता है, उसी को हम लोग पालते हैं, उसी के बच्चे, उसी को क्रॉस करा के उसकी ब्रीडिंग कराते हैं और उससे बच्चे पैदा करते हैं। और अब तो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर का जा रहा है, स्ट्रे डॉग कम हो जाएंगे ना इस हिसाब से। तो अगर स्ट्रे डॉग में नेचुरल कैपेबिलिटी ना हो तो धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो। तो स्ट्रे डॉग की बात करूं तो धीरे धीरे अगर नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे जीव जिनको हम नहीं पालते हैं, ठीक, तो उसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हाँ, लेकिन कुछ चीजों को हम लोग पालने लगे हैं तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होने लगा उसमें। ये बात डार्विन साहब ने उस समय कह दी जब उतना पालन कौन करता था, बहुत ज्यादा नहीं। अभी तो ये पेट पालन का, जो पेट पालते हैं सब लोग, हम पेट लवर हैं या पेट पेरेंट हैं, लोग स्टाइल में कहने लगे, तो ये तो अभी चला है ना। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन की प्रोसेस तो यही है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की प्रोसेस तो यही है, नोट कर लीजिए। मतलब ह्यूमन और एनी ऑर्गेनिज्म can select better organism, can select better organism and allow them to breed, ठीक। in this condition only the selected characters, या only the organism having certain characters, only the selected organisms having certain characters are selected. Only the selected organism having certain characters are selected. This process is known as artificial selection. This process is known as artificial selection. ठीक है, यही है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नोन एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब उसी के बच्चे, तो वही कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर्स आगे जाने लगे, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, नेचुरली सेलेक्ट नहीं किया गया, आर्टिफिशियली सेलेक्ट नहीं किया गया, वो छूट गए।
ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उम्मीद करता हूं आर्टिफिशियल सिलेक्शन आप सबको समझ में आ गया होगा। अब वीजमान का हमने एक सिद्धांत यानी एक थ्योरी पढ़ी थी, वह यह कहती थी कि चूहों का काटा था। किसको हराया था उसने, किसके अगेंस्ट बनाया था वीजमान ने, ये किसको बनाया था, अरे भाई लेमार्क के अगेंस्ट बनाया था, लेमार्क के अगेंस्ट, लेमार्क को क्रिटिसाइज करने के लिए कहा कि भाई लेमार्क ने कहा कि जो एक्वायर्ड करेक्टनेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चले जाते हैं, यूज एंड डिसयूज का, तो उन्होंने कहा कि अगर यूज एंड डिसयूज क्या है भैया, तो चूहे क्यों नहीं पूछ हट गई, 20-21 पीढ़ी तक काट दिया मैंने, नहीं हटी। तो ये वीजमान के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वीजमान के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, वीजमान का एक और भी तो कॉन्सेप्ट था ना बेटा, पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं बन सकता। पहलवान ने क्या किया, मेहनत करके एक्सरसाइज करके मसल्स को मजबूत कर लिया, एप्स वगैरह बना लिए, लेकिन उसके बच्चे तो नहीं जाएंगे, उसके बच्चों में वो जी नहीं हो सके, उसका बच्चा कमजोर हो अगर एक्सरसाइज न करे। ये तो उस समय की बात थी। आइए, वीजमान थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, यह हो गया, डार्विन का सिद्धांत खत्म हो गया। साइड हट जाए, चलो ठीक है, हट गए, दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो, वीजमान का, हाँ क्या बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है, आराम से लिख लो। हो गया, चलिए, वीजमान का जर्म प्लाज्म कंटिन्यूटी का सिद्धांत यानी कि हेडिंग आएगी अब, वीजमान जर्म प्लाज्म कंटिन्यूटी थ्योरी या कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी, कुछ नहीं, बड़ा आसान है ये भी। देखो क्या, पहले जरा ये बताइए, ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है? कौन बता सकता है डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? ऑनलाइन का फायदा, हमारे बच्चे चुप हो सकते हैं, क्लास में होते ना, सच बताऊं, समझ ही गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, इसे ये लिख लेना, अक्सर लोग भूल जाते हैं दिमाग से। होता क्या है, मान लो ये सेल है, ये क्या है, सेल है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें बेटा इंटरव्यू वगैरह में अक्सर पूछ देगा वो, देगा, देंगे लोग, ठीक है। इसी को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर के क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक, प्रोटोप्लाज्म का है। अक्सर बेटा लोग भूल जाते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक, नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को फायदा होगा इससे। जरा देखो वीजमान साहब ने क्या कहा, वीजमान साहब ने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों, प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है सोमैटोप्लाज्म, एक होता है सोमैटोप्लाज्म, एक होता है जर्म प्लाज्म। क्या होता है, जर्म प्लाज्म, एक होगा सोमैटोप्लाज्म, एक होगा जर्म प्लाज्म। बेटा जो सोमैटिक सेल्स में रहेगा, जो सोमैटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं सोमैटोप्लाज्म, ठीक है। सोमैटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, सोमैटोप्लाज्म। जर्म सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म। जो गैमीट बनाएगा वो जर्म प्लाज्म, जर्म सेल्स होंगी। अब उन्होंने कहा कि जर्म सेल्स हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सोमैटोप्लाज्म। कैसे, कैसे कहा, मान लो बेटा ये दो तरह गैमीट, मेल गैमीट बना दिया और ये फीमेल गैमीट बना दिया,
ये आपस में फ्यूज फ्यूज करेंगे ना, हाँ ये फ्यूज कर लेंगे। जैसे ही ये लोग फ्यूज करेंगे क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म। देख रहे हैं सारे बच्चे, न्यू ऑर्गेनिज्म बना। अब ये न्यू ऑर्गेनिज्म, ये न्यू ऑर्गेनिज्म, इसके भी तो दो भाग होंगे ना, कैसा, सोमेटोप्लाज्म इसमें भी होगा, सोमेटोप्लाज्म, और क्या होगा, जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म होगा। यहां जर्म प्लाज्म रुक गया, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है वो सिर्फ जर्म प्लाज्म जाता है, पॉइंट वन। दूसरा, जर्म प्लाज्म हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सोमेटोप्लाज्म, आप लोग को दिखाई दे रहा है, जर्म प्लाज्म है कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू। अच्छा, एक और बात, अगर हम चेंज कर दें, मान लीजिए सोमेटोप्लाज्म में कोई चेंजेस आ गए, अगर इसमें कोई चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज आएगा, तो आगे तो इसे जाना ही नहीं है, इनहेरिटेबल होगा क्या, इनहेरिटेबल होगा क्या, ये नहीं होगा, नॉट इनहेरिटेबल। क्यों, क्योंकि ये तो यहीं रुक गया, ये तो यहीं रुक गई, ये शरीर तो यहीं रुक गया, मरेंगे तो साथ साथ सोमेटोप्लाज्म में मरेगा। लेकिन जो जीन्स ट्रांसफर हो चुके हैं, जो जीन्स ट्रांसफर हो चुके हैं, जर्म प्लाज्म ट्रांसफर हो चुका है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में, हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सोमेटोप्लाज्म। ठीक, यही है कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियरी। ठीक है, किसने दिया था, वीजमान ने दिया था। कॉन्सेप्ट क्लियर, पॉइंट नोट कर लीजिए। आप लोग साथ साथ बोलते हैं तो मैं भी एनर्जेटिक बना रहता हूँ कि हाँ कुछ हाँ ना कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ठीक है, हाँ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल कि आप बार बार बटन दबाएं। कहीं ऐसी जगह हो कोई जहाँ पे आप शांत रह सकें, जहाँ शोर ना आता हो, तो आप माइक ऑन करके भी रख सकते हैं। ठीक, लेकिन दुनिया में कहीं ऐसी जगह बची है क्या अभी, आई, पॉइंट वन नहीं बची, खत्म हो चुकी शांति वाली जगह। अच्छा बोला, जर्म प्लाज्म हैज, जर्म प्लाज्म हैज इनोर्मस पावर to produce new somatoplasm. Germ plasm has enormous power to produce new somatoplasm. ठीक है भाई, अब दूसरा पॉइंट, changes in somatoplasm is not inheritable. While the change in germ plasm is inheritable, is inheritable. इज इनहेरिट, तो ठीक है भाई, ये तो हम भी मानेंगे भाई, जब जर्म प्लाज्म में हो रहा है तो वही इनहेरिट होगा, बाकी नहीं होगा, बाकी नहीं होगा, बाकी नहीं होगा। नोट हो गया बेटा, इसमें कुछ छोड़, उस समय तक क्रोमोसोम नाम का कोई चीज नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जर्म प्लाज्म में कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। वास्तव में ऐसा माना गया है कि डिटर्मिनेंट्स को ही क्रोमोसोम कहा गया आगे चल के। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को ही क्रोमोसोम कहा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा डिटर्मिनेंट्स किसने पूछा, तो ठीक है, वीजमान ने दिया था टर्म, वीजमान ने दिया था। इन जर्म प्लाज्म सब माइन्यूट कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड। दूसरे कलर की पेन से लिखिएगा, मैं ऐसा करता हूँ, इस कलर की पेन से लिख देता हूँ तो आपको नजर आएगा। ठीक है, इन जर्म प्लाज्म, इन जर्म प्लाज्म, इन जर्म प्लाज्म, germ plasm certain minute complex structures are present, certain minute complex structures are present, certain minute complex structures are present, they are considered as determinants, they are called as, लिखिएगा ज़्यादा अच्छा शब्द है, called as determinants, DETER
डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स, दे आर कंसिडर्ड डिटरमिनेंट्स। बेटा डिटरमिनेंट को ही आगे चल के क्रोमोसोम कहा गया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्रोमोसोम्स। क्या मतलब आगे इसको कंसीडर किया जाएगा क्रोमोसोम के बाद, इसी को क्रोमोसोम कहा गया। एक चीज और जरा देखो, ये तो डेड हो रहा है, सोमेटोप्लाज्म तो मर रहा है, क्या कभी जर्मप्लाज्म मरता हुआ नजर आया है? मरने का मतलब कहीं रुक गया हो तो मर जाना, रुकने का मतलब मर जाना है। इवोल्यूशन में कहीं भी रुके तो मर गए। रेड क्वीन हाइपोथेसिस ये कहती है कि यू वांट टू, इफ यू वांट टू कीप योर प्लेस यू ऑलवेज हैव टू रन। अगर आपको रुकना है, रुक गए हो तो मर गए हो, ये रुक गया तो मर गया। क्या ये नजर आ रहा है जर्मप्लाज्म कहीं मरा हुआ, डेड या कहीं रुका हुआ नजर आ रहा है? इसके आगे भी तो होगा ना, ये फिर आगे जाएगा, ये फिर आगे जाएगा, ये तो रुक गया, मान लो ये रुक गया, ये तो आगे जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? क्यों 19-20 लोग जुड़े हुए हैं? yes, तो क्या ये रुक कहीं डेड हुआ है जर्मप्लाज्म अभी तक? नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं जर्मप्लाज्म इज इमोर्टल, जर्मप्लाज्म इज इमोर्टल। जर्मप्लाज्म इज इमोर्टल, जर्मप्लाज्म इज इमोर्टल। अच्छा, एक जैसे दो पेरेंट की तो आवश्यकता होगी, मेल पेरेंट, दो पेरेंट की तो अलग अलग पेरेंट्स की जो जर्मप्लाज्म है उसको इट्स बोला उन्होंने। द जर्मप्लाज्म ऑफ वन पेरेंट इज कंसीडर्ड, इज कॉल्ड एज इट्स, आईडीएस, ठीक है। द germplasm of one parent is called as IDS IDS। क्या कहा गया? इट कहा गया। अब दोनों पेरेंट के इट्स आपस में मर्ज होते हैं, इट्स आपस में मर्ज होते हैं और उससे नया प्रोजनी बनता है, उससे नया प्रोजनी बनता है। उसको क्या बोला गया था? इट्स बोला गया था। क्या बोला गया? इट्स बोला गया था। ठीक है, वीजमान के जर्मप्लाज्म कंटिन्यूटी थी थियरी आपको समझ में आ गई। जर्मप्लाज्म कोई मरते नहीं है, इमोर्टल होते हैं। सोमेटोप्लाज्म, जर्मप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, दो प्रकार के प्रोटोप्लाज्म हो सकते हैं। अगर वो सोमेटिक सेल्स में है तो सोमेटोप्लाज्म, अगर जर्म सेल्स में है तो जर्मप्लाज्म। मेल गैमेट को, मेल गैमेट के जो जर्मप्लाज्म है उसको इट्स बोलेंगे, फीमेल गैमेट को भी इट्स बोलेंगे। दोनों के इट्स आपस में टच होते हैं या फ्यूज होते हैं तो जाइगोट, एम्ब्रियो, न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर उनमें सोमेटोप्लाज्म अलग बन जाता है और जर्मप्लाज्म, उनका सोमेटोप्लाज्म आगे नहीं जाता है, जर्मप्लाज्म नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो जर्मप्लाज्म कभी मरता नहीं है, आगे आगे चलता चला जा रहा है, जबकि सोमेटोप्लाज्म बार बार मर रहा है। जर्मप्लाज्म की कैपेबिलिटी है कि वो बार बार नए नए सोमेटोप्लाज्म को पैदा करता चला जाएगा। क्लियर है ये बात? ये बात कही थी वीजमान साहब, ये बात कही थी वीजमान साहब ने। सिर्फ उन्होंने चूहा ही नहीं काटा था, उसकी पूंछ नहीं काटी थी, ये भी काम उन्होंने किया था। ठीक है, उनको पूंछ कटवा ना माना जाए, ये भी काम किया है, उनको यह भी माना जाए। ठीक है, आगे डी वेरिस थियरी ऑफ इवोल्यूशन। डी वेरिस की क्या थी? ठीक है, या म्यूटेशन थियरी, डी वेरिस की म्यूटेशन थियरी, एक लाइन की थियरी, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आता है, बस इतना ही कह दिया विद्वान व्यक्ति। ठीक है, डी वेरिस थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन या म्यूटेशन, डी वेरिस। डी वेरिस थियरी ऑफ म्यूटेशन, according to this theory, the variation among organisms are arise due to mutation, among organisms were arised ड्यू टू म्यूटेशन। तो ये तो बात सही है भाई, ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन होने की वजह से धीरे धीरे, केवल म्यूटेशन नहीं होगा, बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन एक कारण तो है ही, म्यूटेशन एक कारण तो है कि। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिज्म वेयर अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। बेटा इन्होंने म्यूटेशन को साल्टेशन कहा, म्यूटेशन, इन्होंने म्यूटेशन को साल्टेशन भी कहा था, ब्रैकेट में साल्टेशन भी लिख दीजिएगा, साल्टेशन। म्यूटेशन को क्या कहा? साल्टेशन। बेसिकली साल्टेशन का मतलब होता है म्यूटेशन, बेसिकली साल्टेशन का मतलब होता है म्यूटेशन। अब बात करेंगे हम लोग रिकैपिटुलेशन थियरी ऑफ अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, रिकैपिटुलेशन थियरी ऑफ अर्नेस्ट हैकल, हेडिंग होगी रिकैपिटुलेशन थियरी ऑफ अर्नेस्ट हैकल, रिकैपिटुलेशन
कैपुलेशन थियरी ऑफ अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, रिकैपिटुलेशन थियरी ऑफ अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, रिकैपिटुलेशन थियरी ऑफ अर्नेस्ट हैकेल की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे आगे। आप लोग आज तक जो पढ़ाया गया है उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चंस आर वेलकम। बाकी कल चर्चा होगी इसके आगे, कुछ थियरीज और इम्पोर्टेंट कुछ देखेंगे क्या चीज़ें हुई, कुछ नए क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।